अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां हो रही हैं। क्या ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर हो पाएगा? क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन अलायंस बनाने में कामयाब हो जाएगी या अपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ के साथ इस इत्तेहाद में आने से गुरेज करेंगी? ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पर छाई हुई है। हुकूमत तो अपने तई रावी चैन ही चैन की गर्दान कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के वादे और इरादे हुकूमत को हर हाल में चलता करने के ही हैं। इस मुतालिक तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तो तैयार नहीं दिखती, लेकिन इस मश्क के लिए तैयारी किए जाने के दावे जरूर हो रहे हैं। ताहम तहरीक इंसाफ के इन दावों में इबहाम भी दिख रहा है और वाज़ेह हिकमत अमली का फुकदान भी। यह सूरत हाल गुज़िश्ता रोज उस वक्त भी सामने आई जब PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हमारे शो में अपोजिशन अलायंस की तश्कील, इस अलायंस की सदारत और हिकमत अमली से मुतालिक दो टोक जवाब देने से कासर रहे। अलायंस इंशाल्लाह ताला बन जाएगा और हम एक बड़ा अलायंस बनाना चाह रहे हैं और चारों सूबों से हम लेना चाह रहे थे। सो फार वो हमारे साथ अलायंस का प्रॉपर हिस्सा नहीं बने हैं। मौलाना साहब ने कोई डिमांड नहीं किया, मुतालबा नहीं किया, ना हमारे पास उनका कोई ऐसा मुतालबा आया है। जब आप अलायंस बनाते हैं और अलायंस में कुछ पॉइंट पे एजेंडा पे करेंगे तो किस पॉइंट एजेंडा पे होगा? आपने नए इलेक्शन मांगने हैं, कोई मैंडेट वापस लेना है, आपने कितना टाइम देना है, किस टर्म्स पे होगा, अदलिया का क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों पर तो डिस्कशन होनी बाकी। जिस वक्त हमारा अलायंस बनेगा, जब फैसला करेगी और अलायंस जो फैसला करेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बीइंग पार्ट ऑफ उस अलायंस के, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। मौलाना साहब हो सकते हैं, नहीं मौलाना साहब हो भी सकते हैं, लेकिन इसका मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि सरबराही अलायंस का कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो हमारी राह में रुकावट। इसी गैर यकीनी कैफियत के बायस अपोजिशन की दीगर जमातें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच और अप्रोच से मुतालिक किसी किस्म का भी हतमी रिएक्शन देने से इज्तनाब कर रही है। हाल ही में अपोजिशन की जमातों ने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस जरूर की, जिसको हुकूमती अताब का सामना भी रहा, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से भी हुकूमत के खिलाफ मुमकिन महाजराई से मुतालिक कोई हतमी लाया अमल या हिकमत अमली सामने नहीं आ पाई। अपोजिशन के पास आइंदा का लाया अमल क्या है? चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलायंस बनाकर ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला कर बैठी है, तो अब अपोजिशन क्या इकट्ठी हो पाएगी एक पेज के ऊपर, एक स्टेज के ऊपर? इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खान अब्बासी समेत दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर बहुत ज्यादा शुकूक व शुबात में मुब्तला है। आखिर ऐसी कौन सी रुकावट है जो अपोजिशन को यकजा नहीं होने दे रही? बात करेंगे साबिक वजीर आजम और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी से। बहुत शुक्रिया शाहिद खान अब्बासी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि आपकी कॉन्फ्रेंस तो हो गई अपोजिशन की इस्लामाबाद में, जैसे तैसे भी हो ही गई। अब ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा एहतजाज प्लान कर रही है, एक बड़ी तहरीक प्लान कर रही है सारी अपोजिशन को साथ मिलाकर, तो आप भी भरपूर उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद का, और सड़कों पर निकलना पड़े तो सड़कों पर भी निकलेंगे आप? नहीं, अभी तो एक कॉन्फ्रेंस हुई है। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, हमारी कोशिश है कि उनके अंदर एक सोच का इत्तेफाक पैदा हो जाए। सबके आपस के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इख्तिलाफ़ात भी हैं। जी जी, शुकूक व शुबात भी हैं, बिल्कुल हकीकत है। ये हमेशा होता है, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए मेरे ख्याल इकट्ठा होना पड़ेगा। और उसमें जो एक बुनियादी नुक्ता था जो इस कॉन्फ्रेंस का था, वही एक कॉमन एजेंडा बन सकता है कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो। इस पर कोशिश है। एक बड़ी वाइडर आपने इसकी डेफिनेशन रखती है, इसकी एक इसका हदफ रखती है, लेकिन जाहिर है हर पार्टी के अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपने उसके अहदाफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, वो जो एक प्लान कर रहे हैं ईद के बाद एक बड़ी मूवमेंट, तो वो अलायंस जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो कोशिश ठीक सिमत में जा रही है? देखिए, इस बात पर इत्तेफाक हो जाए कि हम सब कमिटेड हैं आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए, फिर आपके बाकी जो मसले हैं वो सानवी हैसियत रखते हैं, वो भी इसमें हल हो जाएंगे। और अपोजिशन हमेशा तहरीक नहीं चलाती सड़कों पे। तहरीक आप पार्लियामेंट के अंदर भी चलाते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी चलाते हैं। एक फ़िक्री तहरीक होती है, एक सोच की होती है, एक मसाइल की हल की होती है। तो ये कोशिश है अपोजिशन की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो फिलहाल उनकी पॉलिसी तहरीक को लेकर यही है कि सड़कों पर निकलना है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। आप उनकी इस पॉलिसी से इत्तेफाक करते हुए नजर नहीं आ रहे? सियासी जमात हैं और ये समझते हैं कि ये उनका हक है, ये करें, लेकिन कम से कम पहले अगर कोई अलायंस बना के ऐसा कोई प्लान बनता है तो उसमें आप उसका ऐसा नहीं बनेंगे? ये तो अलायंस भी बनेगा जब, तो उसके बाद आगे बात चलेगी। तो महीना रह गया सर, वो ईद के बाद तहरीक की बात कर रहे हैं कि हम ईद के बाद तहरीक शुरू हो जाएगी उनकी। तहरीक देखें, वो अपनी तहरीक चला सकते हैं, कोई उसमें हर्ज नहीं है। नहीं, वो अपोजिशन का अलायंस बनाकर खान साहब ने जेल से कहा कि अपोजिशन का अलायंस बनाए, अलायंस बन जाए ना, उसके बाद फिर तहरीक।
तो तहरीक सड़क से शुरू नहीं होती। मेरा ये राय है इसके बारे यानी में। तहरीक इंसाफ को आप मशवरा ये दे रहे हैं कि फिलहाल सड़कों से जरा गुरेज जी, किया जाए। मेरा हमेशा ये मशवरा है कि अगर आपने कानून आइन की बालादस्ती माननी है तो फिर आपका अमल भी आइनी होना चाहिए, आपका अमल भी कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो अभी उनका अमल कानून के मुताबिक नहीं है क्या? ये आखिरी हरबा होता है ना, तो सड़क पे जाते हैं तो वो आखिरी होता है। जो अभी तक तहरीक इंसाफ की ओवरऑल जो हिकमत अमली रही है सियासी उनकी, पहले वो सड़कों पर बार बार निकले, 3 मरतबा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की कोशिश की गई, फिर एक मुफाहमती दौर शुरू हुआ हुकूमत के साथ, वो भी नाकाम हुआ, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात के गुफ्तगू के चैनल्स खोलने की कोशिश की गई, एक अटैम्प्ट हुई भी, मुलाकात हुई भी, लेकिन वो भी जो है वो इतनी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकी, फिर वो चैनल बंद भी हो गया। फिर एक तरफ वो मुलाकात की कोशिश भी करते हैं, राब्ते खोलने की कोशिश करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ तनकीद भी करते हैं। तो ये पॉलिसी आपको समझ आ रही तहरीक इंसाफ की? देखिए, ये उनकी सोच है, जो भी वो करना चाहें। एक आज़ाद जमात एक बड़ी अपोजिशन पार्टी है। यार अब आप एक अलायंस की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ उसमें कि आपकी सोच क्या है उनकी अलायंस हिकमत अमली को लेकर? लामहदूद अलायंस नहीं है, ऐसा ही ये है भाई। इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। जी हाँ, ये कोई हर मसले पर अलायंस नहीं है। ये जब अलायंस बना तो कुछ बुनियादी प्रिंसिपल पे बनेगा। वो प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए सर? प्रिंसिपल आइन है, कानून है, मुल्क का मसला है, मुल्क के मसाइल का हल है। आप एक अपोजिशन का रोल अदा करें ना। किसी जाती जमात के जाती मसाइल इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। देखिए, जाती मसाइल जो हैं वो इसमें सानवी हैसियत रखते हैं। खान साहब की रिहाई तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला है। जब कानून की बालादस्ती होगी, जब कानून रूल ऑफ लॉ होगा मुल्क में, तो छुट जाएंगे सारे सियासी लीडर भी। सही, ये तो हकीकत है ना। हमने माजी में देखा है कि ये सब के जेलों में डाला गया, जेल में झूठे मुकदमे बनाए गए, ये सब ये तमाशा लगा रहता है मुल्क के अंदर। लेकिन हकीकत ये है कि आप ये देख लें कि क्या जो तहरीक इंसाफ है उसकी मकबूलियत कम हुई है। मकबूलियत पैमाना ये है, पैमाना ये होता है सियासी जमात का। अगर वो कम हो गई है तो वो नाकाम है, अगर वो बढ़ गई है तो वो कामयाब है। लेकिन सर उनकी मुश्किलात तो कम नहीं हो रही हैं, वो तो बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलात मकबूलियत तो- के साथ साथ मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं, तो उस मकबूलियत का फ़ायदा क्या कि आप रगड़ा खाते रहें? मुश्किलात अपोजिशन में होती हैं, रगड़ा खाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई दो राय तो नहीं। ये बात आपने समझाई नहीं है? आजकल मैं आप बिल्कुल चूंकि समझाई है, आपकी बैठकें हो रही हैं, समझाई है। मुलाकातें हो रही हैं, जी, आजकल समझाई है। नशिस्तें हो रही हैं, जी, आजकल आपकी बड़ी नशिस्तें हो रही हैं पीटीआई के साथ, अपोजिशन की जाहिर है, तो नहीं उसमें पीटीआई के साथ नहीं, एक Opposition की अपोजिशन जो बैठती एक है, होती है हम अंदर बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुल के समझाते हैं, हर बात समझाते हैं। तो हदफ क्या सर इस अलायंस के बनने का? जो एक अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, आपने कहा ना एक कॉमन आपके जो यही है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, लेकिन जाहिर है मौजूदा जो हुकूमत के हवाले से आपका हदफ क्या है? अमूमन जब इस तरह के अपोजिशन अलायंस बनते हैं, इत्तेहाद बनते हैं, तो उनका पहला टारगेट होता है नंबर 1 कि इस हुकूमत को हमने रुखसत करना है, उसको घर भेजना है। तो ऐसा कोई हदफ है या क्या है आपका? हदफ यही होता है कि मुल्क के मसाइल बेहतर हों, कि मसाइल हल हों। ये हुकूमत जो है ये अवाम के मैंडेट के बगैर है। ये इसको गिराने का मकसद जो है वो पहले ही गिरी हुई हुकूमत है। इसके पास कोई इख्तियार नहीं है इन कुर्सी पर बैठने का, ना ये कोई मसाइल हल कर सकते हैं। इनसे कोई बेहतरी की तवक्को रखना, ये तो अपोजिशन कम से कम अपना रोल अदा करे। अपोजिशन का एक रोल होता है। यानी हुकूमत गिराना आपका हदफ नहीं है इमीडिएटली या फौरी तौर पर? देखिए, हुकूमत गिर जाती है ना, जब अपोजिशन मजबूत होगी हुकूमत गिर जाएगी। जब लोग ये देखेंगे कि हुकूमत के पास मसाइल का हल नहीं है, अपोजिशन बात कर रही पाकिस्तान है। की तारीख पे सर एक ही हुआ है जो अभी रिसेंटली जो अदम एतमाद एक लाई गई, तो अपोजिशन ने कोई रोल प्ले करके गवर्नमेंट को जब वो रुखसत किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी अदम एतमाद आ सकता है। हर रोज़ जो हलीफ जमातें हैं वो शिकायत ही कर रही होती हैं। तो आप लेकिन कहते हैं कुछ मजबूरी है हमारी, हमने रहना है इत्तेहाद मजबूरी तो खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तब भी मजबूरी ही थी सर। मजबूरी फिर दूर हो जाती है कभी कभी। अच्छा, तो यानी कि जो अपोजिशन अलायंस है वो आने वाले दिनों में जो है वो राब्ते करेगा जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनसे भी? वो बात की बात है जी। पहले तो आप अपना अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे, सोच एक पे पेज इत्तेफाक करें, अपोजिशन इकट्ठी हो, अपोजिशन का रोल अदा करें। ये पहले दिन ही हुकूमत गिराने के लिए आप नहीं जाते। आप पहले अपना मौकफ रखते हैं, अब जलसे जुलूस करते हैं, अवाम को मोबिलाइज करते हैं, उसके बाद बात आगे चलती है। मौलाना फजलुर रहमान भी अभी मुकम्मल तौर पर एक पेज पर नजर नहीं आ रहे इस तहरीक को लेकर, अलायंस को लेकर। उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात खदशात हैं सर? नहीं, मैंने आपको पहले बताया है ना कि जमातों के आपस में इख्तलाफात भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, शक और शुबा भी आपने फरमा दिया, और उसके अलावा इलेक्शन भी आपस में लड़े हैं। तो अब उसको वक्त लगेगा उन चीज़ों को आपस में तय होने में। इसलिए हमने कहा कि जो बड़ा एजेंडा है, जो मुल्क का कौमी एजेंडा है, उस पर तो इकट्ठे हो जाए ना। उस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है किसी का।
उस पर इकट्ठे कर रहे हैं उन सबको। लेकिन सर जो शक और शुबहात हैं वो तो तहरीक इंसाफ के ऊपर ही ज़्यादा जमातों को है, ऐसा ही है? जी, तहरीक इंसाफ भी बड़ी जमात है। हम तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है, मौलाना साहब हैं, जी हाँ। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से उसका जिक्र किया। बल्कि उस दिन कामरान मुर्तज़ा साहब ने वहाँ भी कुछ बातों का जिक्र किया। जी हाँ। तो ये आपस में मामला तय हो जाते हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उम्मीद है कि तय हो जाएंगे। कब तक ये आपको लग रहा है कि ये चीज़ें तय पा के एक तश्कील पा जाएगा प्रॉपरली, एक फॉर्मली जो है एक अलायंस? लेकिन उसको टाइम देना मुश्किल है। इस वक्त तो रमज़ान शरीफ में लोग ज़्यादातर शायद मुल्क से उम्रा भी लोग जाते हैं, लोग यहाँ भी रोज़े की हालत में होते हैं। बहरहाल वो चलता रहेगा सिलसिला। यानी ईद के बाद जो है कोई तहरीक इमीडिएटली नहीं चल रही, ईद के बाद जो है आप अपने अलायंस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद किसी तहरीक की बात होगी? जी, पहले सोच के इत्तेफाक होगा, उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ता है। तो आपने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस्लाह की ज़रूरत है, वो पॉलिसी में रिवाइज करने की ज़रूरत है, वो खान साहब को है। जी बिल्कुल, ये हकीकत है। क्या उन्हें चेंज करना चाहिए? क्या किस देखिए, बात उनको पे अपने आपका 4 है साल कि की क्या ऐसी अपने 4 साल की हुकूमत को देखना है कि उसमें क्या रवैया था, क्या सोच थी, क्या आइन के बारे में उन्होंने आइन को मुस्तहकम किया या आइन उसमें टूटता फूटता रहा, क्या कानून की हुक्मरानी थी। ये बड़ी संजीदा बातें हैं। आज अब इलेक्शन कराएं, एक जमात जीत भी जाए, फर्ज करें पीटीआई अक्सरियत हासिल कर लेती है, फिर क्या करेगी? वही काम करेगी जो 4 साल करती रही है। डॉलर की स्लाइड रुक गई है सर, डॉलर जो है वो रुपया आपने- जो है वो आपने सॉरी मीशत रुपये की बंद- स्लाइड रुक गई है, डॉलर जो है वो 400 पे अब तक पहुंच चुका होता अगर मैयर जी, ना ली यहाँ जाती। पाकिस्तान में हर आदमी जो कारोबार करता है, जो डॉलर में खरीदता है, उसका डॉलर है नहीं, आपने बंद कर दिया है, कारोबार रुक गया, कारोबार ख़त्म हो गया, लोग बैठे हैं आराम से। गवर्नमेंट बड़ी अपने आप को मुस्तहकम समझ रही है कि हालात ठीक हो गए, इसलिए उन्होंने काबीना का साइज भी बढ़ा दिया है, डबल से बढ़ा दिया काबीना जो पहले एग्जिस्टिंग थी। तो क्या कहेंगे इस पे? वो तो अपने आप को ये तो गवर्नमेंट की जो है ना वो मजीद कॉन्फिडेंट होने की अलामत है कि देखिए, मैं इस हुकूमत के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ये एक चोरीशुदा इलेक्शन से आई है, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, बदकिस्मती से। ये उनकी भी बदकिस्मती है, ये मुल्क की भी बदकिस्मती है कि हमने ना आइन पढ़ना, आइन को देखना, हमने जो बुनियादी कदरें उनको छोड़ दी है। सही ये आज इलेक्शन को और जीतता है, वोट की अवाम और डालते हैं, हुकूमत किसी और की आ जाती है। ये मामूली बात नहीं है, काफ़ी संजीदा बात है मेरे ख्याल में। बड़ी इस्लाहात की थी आप लोगों ने, इंतखाबी इस्लाहात बड़ी लंबी चौड़ी। कौन सी? इंतखाबी इस्लाहात हुई हैं काफ़ी लंबी चौड़ी पाकिस्तान के अंदर, अभी रिसेंटली पिछले 2 अदवार से पहले, 2 इंतखाबात से पहले। सर, इस्लाहात की कोई हैसियत नहीं है। जब इलेक्शन चोरी होंगे तो चोरी हो जाएंगे, जब कानून नहीं होगा मुल्क के अंदर, आइन की परवाह नहीं होगी, अदलिया ख़त्म हो जाएगी, तो पूछने वाला कोई नहीं, जो मर्जी करते रहें। तो सर इसका क्या हाल है सारी चीज़ों का? इसका कोई हल नहीं है। अगर आपने फैसला ये ऐसे किया ही है कि चलता हमने रहेगा, वो तो कह रहे चल रहा है तो चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा चलाते नहीं, रहेंगे इसको। नहीं चलेगा नहीं, चलेगा नहीं कैसे रुकेगा? जी। क्या थ्रेट है सिस्टम को? अपोजिशन से कोई थ्रेट नहीं है, अदालतों से कोई थ्रेट नहीं है, नहीं, उनको threat- किसी threat- एस्टेब्लिशमेंट से उन्हें थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान के अवाम क्या को रुकावट threat है? पाकिस्तान के अवाम को थ्रेट है। हम वो लोग हैं जो आज से 25 साल पहले, और जो एवरेज पाकिस्तानी है वो एक एवरेज इंडियन से दुगनी उसकी इनकम थी, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा थी। आज हम दोनों से पीछे हैं। उसका आपका सर- मुल्क, आपके लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, आपको इस बात की परवाह नहीं है। तो ये हुक्मरानी इन कुर्सियों में कुछ नहीं रखा हुआ। जब आपको इस बात का एहसास होगा तो आपके मुल्क के मसाइल का हल नजर आएगा। सर वो तो जब सब मिल बैठे तो एक हल निकल सकता है, और उसमें आपकी भी एक राय रही है कि सबको मिलकर बैठना चाहिए। जी, बैठना लेकिन पड़ेगा। सर ये जो अलायंस बन रहा है, अलायंस पे हुकूमत को बड़ी तवक्को है, बड़ी उम्मीदें हैं। राना सनाउल्लाह साहब पिछले हफ्ते फरमा रहे थे कि ये जो अलायंस बन रहा है जिसमें जो लोग हैं, आपका नाम लिया उन्होंने, मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिया उन्होंने, कहा ये तो बड़ी खुशाइंद बात है। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के साथ हमारी बातचीत नहीं हो पा रही थी, बातचीत नहीं हो सकती, जब ये इस तरह के लोग जब आएंगे अलायंस के अंदर तो हमारे लिए आसान हो जाएगा मुज़ाकरात करना, अपोजिशन को एंगेज करना, बातचीत करना। तो ये जो अलायंस बन रहा है ये एक किसी डायलॉग की, किसी मुज़ाकरात के बारे से भी एक ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है जी, हर चीज़ बन सकती है अगर रवैया ठीक हो। इसमें पहल हुकूमत को करनी पड़ेगी। सही। हुकूमत की बदकिस्मती है कि उनका इख्तियार है कोई नहीं। लेकिन हुकूमत दावत दे तो फिर जाके मुज़ाकरात हो जी, सकते हैं। यू आर ओपन फॉर एनी मुज़ाकरात- काइंड ऑफ मुज़ाकरात या डायलॉग गवर्नमेंट के साथ, आप ओपन है उसके लिए? मुज़ाकरात बड़ा भाई हाथ बढ़ाता है, सही। हुकूमत बड़ा भाई होता है इस निज़ाम में। तो वो मसले का हल निकालने, अगर नीयत हो तो मसले का हल निकल सकता है। और आप तहरीक इंसाफ को भी बिठा लेंगे? सर मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा अपोजिशन सकता। की बात कर रहा हूं मैं मैं, किसी की जिम्मेदारी नहीं एक उठा अलायंस है ना सकता। सर, अलायंस है ना, अलायंस सर, है। एक एजेंडे पर पीटीआई तय तो कह करने- रही है कि अगर अलायंस फैसला करता है मुज़ाकरात का हुकूमत के साथ तो हम भी उस फैसले के पाबंद होंगे। सर, मुज़ाकरात किस बात पर करेंगे? डायलॉग
किस बात मुल्की मसाइल के हल एजेंडा के लिए, एजेंडा मुल्की क्या है? मसाइल के हल के लिए मुल्की अभी आप मसाइल खुद भी बात का, करते हैं कि उसमें मुल्की मसाइल के हल के लिए बिल्कुल, मुज़ाकरात होने चाहिए एजेंडा आगे है। बढ़ने के लिए। ये एजेंडा है, इस पे बात बिल्कुल होनी चाहिए। हमने ये लिखा भी है एलामिये के अंदर। सही है, और वो गवर्नमेंट इनिशिएट करे तो फिर आप सारी अपोजिशन की जी, जमातों को गवर्नमेंट उठा सकते हैं। अपोजिशन ने कह दिया है, जो एलामिया आया उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि मुल्क के मसाइल का हल एक नए इलेक्शन में है। लेकिन आज ज़रूरत ये भी है कि एक कौमी क़यादत कौमी डायलॉग करे, सही है। कौमी मसाइल पर एक डायलॉग हो, उससे मसाइल का हल निकलेगा। अच्छा सर, एक मसाइल की जब हम बात करते हैं तो मौजूदा जो हमारा सिस्टम है, ये 4 सूबे हैं और सूबों का साइज़ कितना बड़ा है, ये सबके आप देखें एक पंजाब जो है वो आधी आबादी पर पाकिस्तान की मुश्तमिल है। क्या समझते हैं, नए सूबे नहीं बनने चाहिए पाकिस्तान के अंदर ताकि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो सके? अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रही है, आबादी जो है वो पेरीफ्रीज में डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ तक वसाइल पहुँचते नहीं है, लोग उठ के जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनके करीब लोग आ रहे हैं, आबादियाँ बढ़ रही हैं और ज़र ज़मीनें हमारी सुकड़ रही हैं। क्या समझते हैं कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए नए सूबे नहीं बनने चाहिए पाकिस्तान के अंदर? नहीं, क्या ज़रूरत है सूबों की? आपके सूबे तो 60-60 सफ़े के सप्लीमेंट जारी कर रहे हैं अपनी कामयाबी के। जब एक सूबा इतना कामयाब हो, देखिए आपका ये निज़ाम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है, मुकम्मल तौर पे। इसके अंदर कोई कामयाबी की एक मिसाल नहीं है इस पूरे निज़ाम के अंदर। सर, निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक डिबेट बेहतर बनाने के लिए जी चल पड़ी है बेहतरी के लिए कि नए सूबे बनाए जाएं, सूबों का साइज सर, छोटा ये किया डिबेट जाए। नहीं है, बैठे फैसला करें। आपको सूबे जो ब्रिटिश के बनाए हुए डिवीजन थे ना, ये 34 या 36 बनते हैं, जी हाँ, हमारे बनाए हुए नहीं। जी हाँ, इस पर आप सूबे बना दें, मुल्क चल पड़ेगा। मैं ये आज से नहीं कह रहा, मैं कोई 5-6 साल से कह रहा हूँ। सही। इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध के अंदर भी हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पाकिस्तान में भी। बड़ी सियासी जमातें सर, उनको तहफ़्फ़ुज़ात है कि उनकी हेजमनी उस सूबे के ऊपर सर, बरकरार रहे। हालांकि ये तो एक बड़ा वायबल और बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि जो डिवीजन्स हैं, नहीं नहीं, देखिए लोगों के 32-33 वही सारे सूबे बन जाएं तो ये जितनी डेवलपमेंट जो है वो किसी राजनपुर के अंदर होगी उतनी आपको लाहौर के अंदर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि सबको इक्वल जाएगा ना एनएफसी के अंदर शेयर। जी कंपटीशन होगा सूबे। और सूबे सिर्फ सूबे बनने की बात नहीं है, आपको ये जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है ख़त्म करना पड़ेगा। सूबे का अपना होगा, मुकामी सतह, ये लोकल गवर्नमेंट भी वही हुआ करेगी। जी हाँ। इसके साथ लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात आपने दूर करने हैं लोगों के। वो तहफ़्फ़ुज़ात किसी वो इमोशनल होते हैं, उसके इमोशनल एक अटैचमेंट होती है, उसको आपने यही सियासतदान यही काम करते हैं। सर, नई क़यादत आएगी सर, कंपटीशन होगा इन डिवीजन, अगर बन जाते हैं सूबे तो कंपटीशन होगा लीडरशिप के दरमियान। जी बिल्कुल बिल्कुल ये है। और फिर आपको मेरी नज़र में, हालांकि मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ था, लेकिन जिस तरह हमारे हालात पैदा हो गए, आपको इलेक्शन के निज़ाम को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लेके जाना पड़ेगा। सही है। पूरे मुल्क में मैं एक सियासी जमात हूँ, मैं 2% वोटें हासिल करता हूँ, 2% सीटें मेरी हैं। सही है। आप 50 करते हैं, 50% आपकी हैं, फिर जाके मुल्क बेहतर होगा। आपका ये निज़ाम, हर निज़ाम, इलेक्शन का निज़ाम, एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, आपकी मीशत का निज़ाम, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, सब ख़त्म हो गए। सही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू बयान की साबिक़ वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद हक्कान अब्बासी साहब की, जिनकी राय है कि मौजूदा निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए और डिवीजन की सतह पर अगर नए सूबे बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही वायबल सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली के अंदर एक बड़ा वाज़ेह तज़ाद नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैसे निकलेगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट पर मौजूदा मिलिट्री क़यादत है उस पर तनकीद की जाती है, साथ ही उनसे बातचीत की दरख्वास्तें भी की जाती हैं, कम्युनिकेशन के चैनल दोबारा से खोलने की कोशिशें भी की जा रही हैं। पार्टी की पॉलिसी में जो बड़ा तजाद है, ये तहरीक इंसाफ के लिए कितना नुकसानदेह है, और साथ साथ हम बात करेंगे इस सेगमेंट के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है केपी के अंदर, क्या वो गवर्नमेंट खतरे में है? अली मीन गंडापुर का टेन्योर क्या खतरा उसे लाक हो गया है? और नाज़रीन, एक और इंपॉर्टेंट मामला है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन अलायंस बनाकर जो ईद के बाद एक तहरीक लॉन्च करने जा रही है, उसमें बड़ा इशू आ रहा है। जिन इत्तेहादियों पर तहरीक इंसाफ की नज़र है वो तहरीक इंसाफ के साथ एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। कैसे तहरीक इंसाफ इस सियासी चैलेंज से निकलेगी, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब से। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, पहले ही आप इस बात के हामी हैं, आप खुद इस राय के बहुत ज़्यादा हामी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंगेजमेंट या मुज़ाकरात होने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वहाँ से ज़ाहिर अब जो बातचीत के चैनल तमाम बंद हैं,
पैरस गौर साहब भी कल कह रहे थे कि फिलहाल कम्युनिकेशन हमारी बंद है वहां पे। तो एक तरफ आप उनसे कम्युनिकेशन सीख कर रहे हैं, आप उनसे राब्ते करना चाह रहे हैं, बातचीत आप करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही आप जो है वो कभी प्रोटेस्ट करते हैं आर्मी चीफ के दौरे के दौरान, कभी उनके खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती है, और कभी आप आर्टिकल जो लिखा गया हाँ सब इतना रिसेंट उसमें भी उनको जो है उन पर इल्जाम वगैरह लगाए गए। तो क्या कहेंगे इस पे तरीके साहब की जो पॉलिसी है, एक तरफ आप उनसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन साथ ही आप उनके खिलाफ जो है वो इंटरनेशनल जो भी कोई फोरम जो कोई छोड़ते नहीं है? थैंक यू समर। देखिए, हमारी पॉलिसी वही है, खान साहब ने वही कहा है कि हम एंगेज करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत के रास्ते निकलने चाहिए। मेरी ज़ाती राय आपने खुद फरमाया है, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि अल्टीमेटली टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत ही करनी पड़ती है और डायलॉग होते रहना चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिक्स नाम की एक चीज़ है, वो भी जारी रहती है। बाकी जो खान साहब ने जो लिखा है, आर्टिकल लिखा है, उसमें अगर कोई चीज़ गलत है तो मुझे बता दीजिए। और इसी तरह से जो बाकी जो हमने कॉन्फ्रेंस अभी की है यहाँ, उसको रोकने के लिए आपको पता है कि हुकूमत ने क्या क्या जतन किए हैं, उसके बावजूद दीवारें फैलान के जाना पड़ा, होटल को प्रेशराइज किया गया, जहां हमारी बुकिंग थी उसको खत्म कर दी गई। तो ये चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉलिटिक्स करने के रास्ते मफकूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, जब आप स्पेस जो है उसको बिल्कुल श्रिंक कर देंगे या बिल्कुल गायब कर देंगे, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिटिक्स तो करनी है ना, उसने अपना बयानिया तो आगे पहुंचाना है। तो वो फिर मुख्तलिफ जो तरीके हैं कम्युनिकेट करने के, उनके 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 उन, उनके ऊपर में से कुछ के ऊपर ऑप्ट करती है, और यही पीटीआई कर रही है। तो यही पॉलिसी रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आगे चलकर भी, कि एक तरफ आप तनकीद भी जारी रखेंगे इदारों के ऊपर और साथ साथ आप जो है उनसे बातचीत के लिए कोशिशें भी करते रहेंगे? इस तरह तो बातचीत का चैनल कभी नहीं खुलेगा। देखिए, तनकीद आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं एक शायद ये लफ्ज इस्तेमाल ना करूं, मैं कहूं कि हाँ, हकायक जो है उनको हम आगे उनको बयान कर रहे हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि हमने कोई बंदूकों तोपों से तो लड़ाई नहीं करनी है, अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद नहीं करनी है, हमने तो बातचीत के जरिए ही करनी है। तो बातचीत के रास्ते खुल जाने चाहिए, और बातचीत के रास्ते जब खुलेंगे तो मेरा ख्याल है कि हालात में एक बड़ी पैराडाइम शिफ्ट आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। तो ये रास्ते सर आप कब तक खुलते हुए देख रहे हैं और कैसे खुलेंगे ये रास्ते? अल्टीमेटली तो खुलने हैं समर, देखिए उसके बगैर चारा नहीं है। रियासत जो है आपकी, मुल्क जो आपका, वो एक शिकंजे में कसा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, वो एक सर्कल में घूम रहा है। डेवलपमेंट जो है वो स्टॉल हुई हुई है, इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो सबके सामने हैं, आइसोलेशन है, प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर है, ह्यूमन राइट्स बॉडीज का साहब वो तो कह रहे हैं कि हमने मुस्तहकम कर लिया चीज़ों को, बल्कि आप तो वो इतने कंफर्टेबल हो गए कि उन्होंने काबीना भी बढ़ा दी अपनी, वो तो बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इस्तेकाम ले आए मुल्क के अंदर। यार, ये खोखले नारे जो हैं इनसे मुल्क नहीं चलते समर साहब। ये खोखले नारे हैं, हॉलो, और 60-60 पेज के सप्लीमेंट निकालने से तरक्की जो है वो नहीं होती है, या 26-27 बंदे कैबिनेट में लगाने से वो आईएमएफ सोचेगी ना आपके जी हम इनको दे रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, इनको हम ब्रिंक से वापस लेके आए हैं, और ये इतनी बड़ी जो कैबिनेट है वो बना रही है जहाँ के मिनिस्ट्रीज ही मौजूद नहीं है जिनके मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। तो ये खोखले नारों से नहीं चल सकते भाई। लेकिन सर आप लोग भी तो जाहिर है उनको कोई जो है वो सीरियस थ्रेट पोज नहीं कर पा रहे अभी तक ना। आपने एक अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश की है, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आपके हाथ नहीं आ रहे, इवन शायद हकान अब्बासी साहब भी जो है वो क्रिटिकल हैं आपकी जो पॉलिसी है, आपकी जो तरीके इंसाफ की जो हिकमत अमली है। हम कोशिश करेंगे, बिल्कुल हमारे साथ वो एक नुकाती एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हैं कि हमने इस मुल्क में आइन को बहाल करना है। उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा था जी कि हम इसके साथ है, इस एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। अब वो क्या शक्ल इख्तियार करता है, हमारे पास 4-5 हफ्ते हैं ईद तक, और ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला ये जो एक मुल्क की पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन है वो शुरू किया जाएगा। जो लोग भी हमारे साथ होंगे, जो नहीं होंगे उनको हम साथ मिलाने की कोशिश है। क्या मौलाना फजलुर रहमान को क्या इश्यूज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत उनकी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? 12 को वो आपसे मिले थे, 12 फरवरी को, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जवाब देना था, उन्होंने जो चीजें आपके सामने रखी थी उस पर तहरीक इंसाफ अभी तक उन्हें रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाई। वक्त के साथ साथ सब जवाब मिल जाएंगे, वो कोई ऐसे इश्यूज नहीं है जो कि हल ना हो सकें।
बल्कि हल हो जाएंगे, पार्टली हल हो चुके हुए हैं, जो बाकी हैं वो भी हल हो जाएंगे। ये वक्त जो है इसलिए रखा गया है कि तमाम जितने भी इसमें कंस्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब मिल बैठ के एक कंसेंसस जो है वो क्रिएट करें ताकि इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जा सके। मौलाना की जो डिमांड्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत से मुतालिक है या मरकज की सियासत से मुतालिक है? मुनासिब नहीं होगा कि इसको पब्लिक डोमेन में बयान किया जाए क्योंकि अभी ये हल तलब हैं। जब हल हो जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा जी। अच्छा, इसके अलावा सर ये बताएं कि आप ईद के बाद की आप तैयारी तो कर रहे हैं तहरीक चलाने की, जिस तरह मैंने बात की कि अभी तक तो अपोजिशन पूरी एक पेज पर नहीं आ सकी, महीना आपके पास रह गया सिर्फ इसके बाद, और ये तो एक अलग मामला है। आपकी तहरीक इंसाफ का अपना हाउस इन ऑर्डर अभी तक नहीं है, तो कैसे ये तहरीक चलेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे? गवर्नमेंट को तो किसी किस्म की थ्रेट जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से कम अज कम फील नहीं हो रही। देखिए, हमारा अपना हाउस पूरा इन ऑर्डर है। जो गंदे अंडे हैं वो निकल जाएंगे, निकल गए हैं। एक आध आगे और भी है तो वो भी निकल जाएगा। हमारा हाउस इन ऑर्डर है। आपको पता नहीं क्यों ये हर दफा शक होता है कि जी हमारा गंदे हाउस अंडे से क्या मुराद है आपकी सर? अभी तो पार्टी से आपने मरवत साहब को निकाला है एक, बाकी कौन है सर इसके अलावा? आम खान साहब की लीडरशिप में बिल्कुल एक यूनाइटेड पार्टी है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई पार्टी हैं। जो वो अहकामात सादर करेंगे उसके मुताबिक वो आगे बढ़ा जाएगा। कोई डिविजन नहीं है पार्टी के अंदर बेसिक कॉज के ऊपर। बाकी आरा होती हैं। समर साहब, अब मैं आपकी राय से ना एग्री करूं, आप मेरी राय से ना एग्री करें, ये हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर किसी कॉमन कॉज के लिए बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी जहां हो, लाखों लोग उसके मेंबर हों, लोग बैठे हों, तो वो अपनी अपनी आरा देते रहते हैं। अभी तक तो आपकी पार्टी का जोर जो है वो शेर अफजल मरवत पर ही चल सका है। वो लोग जो गायब हो गए थे 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पर, अभी तक आपकी पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन डिसाइसिव नहीं ले सकी। उन्हीं में से दो लोग जो हैं वो अभी तक शहबाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा बन चुके हैं, और तहरीक इंसाफ अभी तक फैसला नहीं कर सकी कि हमने क्या करना है उनका। एक आध दिन इंतजार और कर लीजिए, सब हकायक आ जाएंगे आपके सामने जी। सही है, एक आध दिन और इंतजार कर लीजिए। तो आपने कहा कि मजीद कुछ गंदे अंडे पार्टी से निकालने हैं। ये कितने लोग हैं पार्टी के अंदर? आपकी क्या मुराद है? किस तरह के लोग हैं जिन्हें आप कह रहे हैं गंदे अंडे पार्टी से निकालने? अगर कोई और गंदे अंडे हुए तो उनको भी निकाल दिया जाएगा। जो निकाले गए हैं पार्टी से, आप कह रहे हैं कि वो गंदे अंडे थे, वो पार्टी से लॉयल नहीं थे। आप उनको जो मर्जी कह लीजिए जी, वो पार्टी में रहना जो है वो डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए उनको निकाल दिया गया। सही है। ज़ैन कुरैशी के बारे में बाय द वे क्या तय पाया है? वो उस रात लापता तो थे, उन्होंने अपनी वजाहत भी दी है पार्टी को, तो उनके बारे में क्या फैसला हुआ? वो पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, निकाल दिए जाएंगे, क्या उनके बारे में हुई है डिस्कशन? एक आध दिन मैंने अर्ज किया है, सब्र कर लीजिए, फैसले आपके सामने आ जाएंगे। मैंने तो आपसे एक ही बंदे का पूछा है सर, ज़ैन कुरैशी का, बाकी किसी के बारे में नहीं पूछा। एक बंदे को नहीं डिस्कस करूंगा, ये एक असूली फैसला होगा और वो उसूली फैसले का जो इतलाक है वो सबके ऊपर होगा, उन लोगों के ऊपर जो गिल्टी पाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं सर कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात तो ज़ाहिर है फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही, चाहे वो सियासी हो या कानूनी। सियासी महाज पर तो आपने देख लिया कि कॉन्फ्रेंस तक भी आपने बड़ी मुश्किल से की। जब आप सड़कों पर निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर तो शायद रियासत की पॉलिसी मजीद बढ़ जाए, सख्त हो जाए। और इसके साथ साथ अब जो कानूनी मामला है, GSU हमला केस में बहुत सारे लीडरान आपके जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी, उनका भी आ रहा है, और अगले 2 महीनों में गालिबन इस केस का फैसला भी मुतवक्का है। तो आपकी तो KP की गवर्नमेंट भी जो है वो एट स्टेक आ जाएगी, वो भी खतरे में आ जाएगी अगर गंडापुर साहब इम्प्लीकेट होते हैं इस केस के अंदर या उन्हें सजा होती है। देखिए समर साहब, आप कहते हैं कि जी PTI को सिंगुलरली सॉर्ट ऑफ पॉइंट आउट करते हैं कि जी आपसे तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो पाई, बड़ी मुश्किल से हो पाई है। आप ये क्यों नहीं इसका क्यों नहीं जिक्र करते कि जो रियासत की फस्तायत, जुल्म और जबर जो है वो तमाम हदें अबूर कर चुका है। बिल्कुल गलत था सर, वो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था सर, बिल्कुल गलत था सर। मैं तो यही कह रहा हूँ वो गलत था सर। जमहूरियत के अंदर अलाउ होना चाहिए सियासी बात करना, सियासी इत्तेमाद का होना। जो हुकूमत की पॉलिसी थी रोकने की, वो गलत थी। अगर आप सड़कें बंद करेंगे, शाहराहें बंद करेंगे, मोटरवेज बंद करेंगे, गलियां बंद करेंगे, पुल बंद करेंगे और सेक्शन 144 लगाएंगे, लोगों को उठाएंगे, टॉर्चर करेंगे, घर तोड़ेंगे, बिजनेसेस तोड़ेंगे, ये पॉलिटिक्स की एनवायरनमेंट है जो क्रिएट कर रही है हुकूमत। सही हो गया। बहरहाल जो भी सर है गलत तरीके से वो कर रहे हैं ये सारा कुछ, लेकिन वो ये चीज़, ये रियलिटी है, फैक्ट है कि वो तहरीक इंसाफ को कंटेन करने में कामयाब है। आपको बड़ी जो है वो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे। आप जब भी सड़कों पे निकलने की बात करते हैं वो दफा 144 लगा देते हैं, गलत है, लेकिन वो नहीं करने देते आपको। कब तक करेंगे जी? कब तक ये घुटन का माहौल रहेगा? कब तक? अब कुछ दिन और सब्र कर लीजिए, बिल्कुल सब कुछ टूटता है। ये जो अंधेरा है ये हमेशा के लिए नहीं आता, ये इसमें से रोशनी की किरणें फूट रही हैं और वो जो किरणें हैं वो पेनिट्रेट कर रही हैं हर तरफ। अब
ये चंद दिनों की बात है, आप देखेंगे कि माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। सर, पार्टी तो बड़े अरसे से अपने कारकुनान को ये यकीन दहानी करवा रही है कि बहुत जल्द खान साहब भी रिहा हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे। मामला ठीक नहीं हो पा रहे। खान साहब की रिहाई भी नियर फ्यूचर में होती हुई नजर नहीं आ रही, जिस पे अब पार्टी के बाहर से लोग, जिन्हें आप कहते हैं कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, फवाद चौधरी की मैं बात करूं, वो कह रहे हैं कि अब ईद के बाद हम लोग एक तहरीक चलाएंगे खान साहब की रिहाई के लिए। ये तो पार्टी की मौजूदा क्यादत पे अदम एतमाद है सीधा सीधा। ईद के बाद आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। जिसने तहरीक चलानी होगी वो चला लीजिए। खान साहब की अगर रिहाई के लिए तहरीक को चला रहा है तो वो जरूर चलाए, अच्छी बात है। लेकिन ये पार्टी के लोग नहीं है, जो टाउट्स हैं, जो छोड़े गए हैं पार्टी में डिसयूनिटी क्रिएट करने के लिए, लुबादे ओढ़ के आए हुए हैं वो अपने ऊपर कि हम खान साहब के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं। सर, इनकी कोई इनकी कबूलियत नहीं है। ये वो कुछ तो नहीं ये कर सकते। वो लोग तो ये कहते हैं पार्टी की जो मौजूदा क्यादत है वो पार्टी की खौफ है बात हमारे करते हैं, पार्टी में आप वापस आने डाइग्रेस से। कर रहे हैं। आप मुल्क की हालात की बात करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबर साहब, उसकी बात मुल्क करते की हैं। हालात में तो सर देखें, वो उन्होंने आपके पार्टी के दो जो एमएनए जिन्हें आप क्लेम करते थे हमारे हैं, वो हुकूमत ने उन्हें वजीर बना दिया है। इवन केपी से खटक साहब का वजीर आना, ये भी तहरीक इंसाफ के लिए मुझे एक पोटेंशियल थ्रेट ही नजर आ रही है कि वहां तहरीक इंसाफ के लिए वो कोई सियासी गेम ना लगा रहे हो। सियासी जनाजे हैं ये सियासी रुकन कारकुन नहीं है, ये सियासी जनाजे हैं जो अपना लाशा उठा के फिर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब इनकी हालत यही रह गई है, अब इनकी यही वैल्यू रह गई है। हर किसी के आगे जाके अपना जमीर बेचते हैं और फिर वो मिनिस्ट्री का बोझ उठा के फिरते रहते हैं। मतलब खुदा इनके ऊपर रहम करे, इनकी ज़हनी हालत के ऊपर रहम करे, यही मैं कह सकता हूँ। बहरहाल सर, आप कॉन्फिडेंट हैं कि ईद के बाद जब आप सड़कों पर निकलेंगे, एक तहरीक चलाएंगे, मौलाना फजल रहमान भी आपके साथ होंगे, वो स्टेज पर भी होंगे, सड़कों पर भी आपके साथ निकलेंगे, तब जाके इम्पैक्ट से बनेगा ऑब्वियसली। तो आप कॉन्फिडेंट हैं उनके बारे में? देखिए, पीटीआई अपने तई बहुत बड़ी, सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल जमात है। हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश है, दोनों है कि बहुत जितनी ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ शामिल हो सकें वो हो जाएं। अच्छा होगा मुल्क के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं शामिल होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम तहरीक नहीं लॉन्च करेंगे, तहरीक तो लॉन्च होगी। सही है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। रऊफ हसन साहब का कहना है कि कोई भी सियासी जमात अगर नहीं आती उनके साथ, फिर भी उन्होंने तहरीक तो चलानी है। फिर अकेले ही तहरीक चलानी पड़ी तो फिर भी चलाएंगे, लेकिन तहरीक हर सूरत में चलेगी ईद के बाद। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अमरीकी सियासत में और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, पर्टिकुलरली जो अमरीका का एक अहम इत्तेहादी था यूक्रेन के सदर जो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की एक इंतहाई हीटेड डिबेट हुई, बहस हुई, उस पर बात करेंगे कि ये आने वाले दिनों में क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या पॉलिसी होगी अमेरिका की रशिया को लेकर और रीजन को लेकर। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कल का दिन आलमी सफारतकारी के लिए एक अनोखा और हैरानकुन दिन साबित हुआ जब व्हाइट हाउस में वो मनाजिर देखे गए जो अमेरिका की 250 साल तारीख में पहले नहीं देखे गए होंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली मुलाकात और उस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू ने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जब व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों की बड़ी तादाद के सामने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस की यूक्रेनी सदर से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू हुई और बज़ाहिर दोनों ने यूक्रेनी सदर को खुलेआम बुरा भला कहा और उनको डांटा। ये वो मनाजिर थे जिन्होंने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में एक नया मोड़ लाने का अंदेशा पैदा कर दिया है, जब कल तक रूस का मुखालिफ और यूक्रेन का हमायती अमेरिका अचानक से अपने इरादों और वादों में तब्दीली लाता दिख रहा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इस हैरान को तब्दीली के पीछे भी एक मुफाद ही कारफरमा है, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका यूक्रेन पर दबाव डालकर मन मर्जी की डील करवाना चाहता है और यूक्रेन को रूस के सामने तनगु करने पर मजबूर करना चाहता है। इस झड़प के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस ने ज़ेलेंस्की पर तंज के निश्तर चलाते हुए उन पर शुक्रगुजार ना होने और जंग बंदी की मुजवजा शराइत को कबूल करने से इनकार करने का इल्जाम आयद किया। सदर ट्रंप ने कहा कि आपके पास अब कोई कार्ड नहीं, या तो कोई मुआहिदा करें या हम इस मामले से बाहर रहें, और अगर हम बाहर हुए तो आप रूस से लड़ेंगे और मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा होगा। यह बहरान उस वक्त सामने आया जब सदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ जंग बंदी में समझौता करना पड़ेगा, जिसने मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। इस दौरान यूक्रेनी सदर मुतअद्दिद मर्तबा अमेरिकी सदर की बात का जवाब देने की कोशिश करते रहे, लेकिन ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को बोलने नहीं दिया। तब जुमलों के तबादले के दौरान दोनों रहनुमा एक दूसरे को बार बार
इस अंदाज में टोक रहे थे जो मनाजिर व्हाइट हाउस में शाज व नादिर ही देखे गए होंगे। इस गर्मा गर्म बहस के बाद न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान मादनियात से मुतालिक मुआहिदे पर दस्तखत नहीं हुए, बल्कि ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस से चले जाने पर दोनों सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की को ट्रंप के सीनियर हुकाम ने मुल्क छोड़ने के लिए कहा था। अमेरिकी सदर ने साफियों को बताया कि ज़ेलेंस्की अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और उन्हें फौरी तौर पर लड़ाई खत्म करने पर रजामंद होना चाहिए। तब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने माफी मांगने से इनकार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा और हिमायत याफ्ता चैनल फॉक्स न्यूज को बताया कि मुझे यकीन नहीं है कि हमने कुछ बुरा किया हो। तहम उनका कहना था कि काश इन जुमलों का तबादला साफियों के सामने न होता। यूरोप में अमेरिका के इत्तेहादी पहले ही परेशान थे कि ट्रंप यूक्रेन को मौसर तरीके से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को फतह सौंपने पर मजबूर कर देंगे और इस मौके के बाद ज़ेलेंस्की की हिमायत करने के लिए दौड़ पड़े। पोलैंड के वजीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने ज़ेलेंस्की के लिए कहा कि आप अकेले नहीं हैं। बरतानवी वजीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि झड़प के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोनों से फोन पर बात की थी और यूक्रेन के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अहद किया था। इतालवी वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने यूक्रेन के मामले पर अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादियों के दरमियान बगैर किसी ताखीर के सरबरा इजलास का मुतालबा किया है। ताहम अमेरिकी सदर और यूक्रेनी सरबरा के दरमियान होने वाली इस जुबानी झड़प से सबसे ज्यादा तस्कीन बज़ाहिर रूस को ही मिली है। रूस के साबिक सदर और कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि ट्रंप और वेंस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में यूक्रेनी हुकूमत अकेली थी। दूसरी जानिब यूक्रेन ज़ेलेंस्की की हिमायत में मुत्तहिद नजर आया और उसके आर्मी चीफ ने उनके साथ खड़े होने का अहद किया, जबकि वजीर खारजा ने उनकी बहादुरी की तारीफ की। वादे रहे कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान ये तनाज़ा नया नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते भी ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दिया था और कहा था कि उन्हें यकीन है कि पुतिन जंगबंदी पर अपना वादा पूरा करेंगे। परेशान कुन अमर यह है कि जहां अमेरिकी सदर और नायब सदर की जानिब से यूक्रेन की पॉलिसियों पर सदर ज़ेलेंस्की के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता रहा, वहां उनके लिबास पर भी तंज और तनकीद के निश्तर चलाए जाते रहे। व्हाइट हाउस आमद के मौका पर अमेरिकी सदर ने ज़ेलेंस्की के लिबास पर तबसरा किया, जबकि इस गर्मा गर्म गुफ्तगू के दौरान अमेरिकी सहाफ़ी भी यूक्रेनी सदर को बेहतर लिबास ना पहनकर आने का ताना देते दिखे। सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली इस बहस के असरात क्या होंगे, इस मुतालिक मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर कमरान बुखारी ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की तरफ से जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जो बर्ताव किया गया है, अमेरिकी सफारती हिस्ट्री में ये पहली मरतबा हुआ है किसी के साथ ओवल ऑफिस में बुलाकर दो तरफा मुलाकात में इस तरह का रवैया बरता गया हो। क्या कहेंगे, आपको क्या लग रही है इसकी अहदाफ या इसका जो हदफ क्या था, मकसद क्या था, या ये प्लान लग रही थी आपको या स्पॉन्टेनियसली हो गया सारा कुछ? जहां तक मैंने तज्जिया किया है, जहां तक मैंने देखा है, तो मुझे कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिल रहे कि ये कोई कोरियोग्राफ था या स्क्रिप्टेड था। ये मुझे लगता है कि क्योंकि देखें सदर ज़ेलेंस्की की पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रंप व्हाइट हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू में एक इख्तलाफ तो है ना, तो वो फर्क जो है बड़ा वाज़ेह था, लोगों को बड़े अरसे से चला आ रहा था। और देखें पहल जो है, जो क्वेश्चनिंग की, जो क्रिटिक की ऑन कैमरा, वो सदर ज़ेलेंस्की ने की है कि भाई आप जो है, क्योंकि उसको तस्लीम कर रहे हैं कि जी सीज फायर हो जाएगा और पीस हो जाएगा, नेगोशिएशन हो सकते हैं पुतिन इंतजामिया के साथ। तो ये बातें जो हैं असल में पसे पर्दा की जाती हैं। जब आप कैमरा के सामने आते हैं, आप एक डेकोरम रखते हैं, आप ये बताते हैं कि हाँ भाई जो है, अगर इख्तलाफात भी हैं तो आप कहते हैं कि भाई जो है आप हम जो है वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात है। लेकिन इस तरह आके वो लिटिगेट करना मामले को कैमरे के सामने, ये समझ सकता हूं सदर ज़ेलेंस्की की सिचुएशन, क्योंकि देखें वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में हैं। वो ना ही जो है घुटने टेक सकते हैं और ना ही जंग कर सकते हैं। उनको कोई ना कोई रास्ता चाहिए और जाहिर है उनको ये दिखाना था अपने लोगों को कि देखें मैं जूं का तू जो है वो लकीर के ऊपर जो है दस्तखत नहीं कर रहा। सही। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है आलमी ममालिक के साथ, दुनिया के साथ डील करने की, उस पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं कि ये तो एक बड़ी उसमें जो है उनकी तरफ से एक रिजिड रिस्पांस आया और उन्होंने एक पोजीशन ले ली हुई है। उन्होंने कैमरे पे आके भी आज जिस तरह से वो उन्हें मुखातिब कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, तो काफ़ी सख्त टोन उन्होंने इख्तियार कर ली थी। तो जो इंटरनेशनल डीलिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, वो काफ़ी बदली नजर नहीं आ रही इस दफ़ा।
जी, बदली नज़र आ रही है। देखें, उनके पास जो है अब वक़्त कम है ना, मिड टर्म्स के इलेक्शन जो है सर पे खड़े हैं। नवंबर 2026 में हैं और कांग्रेस कब तक साथ देगी, ये भी उनको देखना है। उनकी अपनी पार्टी के लोग जो हैं उनको कब तक साथ देंगे। तो 4 साल का अरसा ना देखिए, 2 साल का अरसा देखिए। तो या उसमें उनको क्विक विन्स चाहिए और वो समझते हैं कि ये जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो विन है, वो ज़्यादा आसान है कंपैरेटिव टू कि जी जो डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर जो तब्दीलियां वो लाना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उस वजह से भी एक जारहाना कार्रवाई जारहाना जो उन्होंने रूप इख्तियार किया हुआ है, उसकी वजह ये भी है कि वक्त की किल्लत है और फिर ये है कि मतलब उनका अपना एक स्टाइल है। मतलब वो अब हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो साबका सदूर, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, वो वैसे बिहेव करेंगे। उनके साथ जो कॉम्बिनेशन बना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेडी वैंस का एज वाइस प्रेसिडेंट, वो भी काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दिए आज की इस कन्वर्सेशन के अंदर, बल्कि बढ़ बढ़ के वो जवाब देते नजर आए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है? तो दोनों ही बड़े जो है वो यानी कि जो है ना एक खौफनाक किस्म का कॉम्बिनेशन ही बन गया ये। खौफनाक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जारहाना जरूर जारहाना कहूंगा। बिल्कुल। और एक स्ट्रॉन्ग जो है टैग टीम है उनकी। याद रहे कि देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी टर्म है। जी हाँ। उनकी उम्र भी जो है 79 साल है। तो अब कब तक साथ देती है ये भी कुछ पता नहीं है, हो सकता है चल जाएं। लेकिन ये है कि अगर 4 साल भी निकाल जाते हैं तो उसके या बाद फिर उनके पास इंतजामिया उनकी नहीं होगी। तो वो एक तरह से एक जानशीन को भी ग्रूम कर रहे हैं। ये पक्की बात नहीं है कि ये उनके जानशीन होंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोशिश है। जी हाँ। दूसरी तरफ से जेडी वैंस भी चाहते हैं कि जहां मतलब अचानक उनको सेनेटर से अपना नायब सदर का ओहदा मिल गया, तो अब वो सदारत की तरफ देख रहे हैं। वो 2028 के इलेक्शन को देख रहे हैं। लेकिन कमरान बुखारी साहब, अगर जिस तरह से बरतानिया ने बड़ा सपोर्ट किया है ज़ेलेंस्की को और यूरोप ने बड़ी सपोर्ट का इजहार किया है आज के इस एपिसोड के बाद भी, क्या जो बरतानिया और यूरोप की तरफ से उन्होंने अपनी पॉलिसी पे स्टैंड लिया हुआ है कि जो हो रहा है यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी उन्होंने भरपूर सपोर्ट का इजहार किया है इस वाक़े के बाद भी, तो क्या बरतानिया और यूके का जो प्रेशर है सॉरी यूरोप का, ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर कर सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो जो है इस तरह की जो है वो सलाहियत रखते हैं यूरोपियंस। यूरोपियंस खुद भी जानते हैं। देखें, वो अब एक पैराडाइम शिफ्ट हो रही है ना, तो उस पैराडाइम शिफ्ट में जो है किसी के पास कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं है। तो अगर अमेरिका के साथ जो है ये एक तरह से ऑन कैमरा जो है वो एक क्लैश हुआ है, तो यूरोपियंस ने जाहिर है फिर उसको रफा दफा करना है कि अच्छा यार, लड़ाई लड़ाई माफ करो, जो है वो वाला किरदार अदा करना है। लेकिन उनको भी पता है कि वो यूरोपियन यूनियन इज नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सॉवरन रियासत है। यूरोपियन यूनियन में 27 सॉवरन रियासतें हैं और उनका इन्हिसार अमेरिका और नेटो के ऊपर जो है बड़े जमाने से है। और उससे कबल सबको पता है कि 20वीं सदी की जो तारीख है, दो जो बड़ी जंगें हुई, उसमें उनका क्या किरदार रहा है, तो वो ये सबको मालूम है। यूरोपियंस आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो मैं समझता हूं कि वो कोई अमेरिका के साथ वो अलाइन होंगे। अगर आप देखें, कियर स्टारमर जो हैं, वो जो वजीर आजम है ब्रिटेन के, वो गए हैं व्हाइट हाउस में कुछ दिन पहले मिलने। या तो उनका क्या रवैया था? तो या वो तो उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि वो किधर खड़े हैं। इसी तरीके से पोलैंड की जो क़यादत है, वो भी जो इनका बिल्कुल बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ, वो भी क्लियर कर चुके हैं कि वो अमेरिका के साथ हैं, अमेरिकी पोजीशन से इख्तिलाफ नहीं करते। वो एडजस्ट कर रहे हैं एक नए अमेरिकी पोस्चर को। अच्छा, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो पोजीशन है, वो ज़ाहिर है वो चाह रहे हैं कि ये मामला चलता रहे, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर कहते हैं कि जंग का खात्मा करें, वो जंग खत्म नहीं करना चाह रहे। इसमें ज़ाहिर उनका एक ज़ाती भी है कि उनका इक़्तिदार जो है, जब तक ये लड़ाई जारी है तो उनका इक़्तिदार जो है वो जारी रहेगा। तो एक उनका उन पर यह प्रेशर भी है, ज़ाहिर है जंग खत्म करते हैं तो उनकी हुकूमत फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, इक़्तिदार उनका। देखिए, सदर ज़ेलेंस्की बहुत मुश्किल पोजीशन में है। वो जिस चीज पे इन्हिसार कर रहे थे, अब वो अचानक जो है वो जाहिर है जो इलेक्टोरल आउटकम हुआ है अमेरिका के अंदर, इसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। या उन्होंने मतलब साफ ये अपने एक तरह से प्रेफरेंस दे दी थी कि सदर बाइडेन जो है वो कंटिन्यू करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब उनको किसी न किसी तरीके से एडजस्ट करना है। ना ही वो घुटने टेक सकते हैं, ना ही वो जो है ना अमेरिका का साथ अमेरिका को नाराज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कल उन्होंने
he tried to make the best out of a very bad situation कि जहां उनको समझौता करना है, लेकिन वो अपनी आवाम को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने देखें जो है अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके, मैं इस कौम की जो जंग है वो लड़ रहा हूं, क्योंकि उनको अपनी एक पॉलिटिकल साख भी अपना सिक्योर करनी है। दूसरा ये है कि उनके अपने मुल्क के मफादात हैं, यानी अगर उनके बहुत सारे इलाके रूस को मिल जाते हैं तो ये उनका नुकसान है। तो हमें इस जाविये से देखने की जरूरत है कि उन्होंने जो कल कॉन्फ्रंटेशन की वो क्यों की। अच्छा सर, इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने के बाद जो आलमी सियासत है उसका नक्शा बदल रहा है। वो रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने की बात कर रहे हैं, वो चाइना के साथ भी ताल्लुकात में जो है वो तवाज़ुन लाने की बात कर रहे हैं। ये जो पॉलिसी है अमेरिकी सदर की, इससे आलमी सियासत आपको क्या रुख इख्तियार करती नजर आ रही है? देखिए, आलमी सियासत का रुख सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहले ही बदल रहा था। जो है निज़ाम 1945 के बाद से चला आ रहा था, वो 1991 में सोवियत यूनियन के जो कोलैप्स के बाद वो बदतरीज जो है तब्दीली की तरफ जा रहा था। सदूर जो आते हैं वो उनमें इस तरह के लोग भी होते हैं कि जो समझ जाते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, तो वो अपनी सियासत को फिर उसके साथ जोड़ लेते हैं। आई थिंक सदर डोनाल्ड ट्रंप नए जो जमाने के लिए एक नए अमेरिकी पोस्चर को जो है ना लाने की कोशिश कर रहे हैं। आया कामयाब होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग बहस है, और उसमें जो है बहुत सारे शक व शुबहात हैं। लेकिन उनको एक बात पता है, बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। इस वजह से रूस जो है वो उतनी बड़ी ताकत नहीं है जिसको आप जो है सदा के लिए उससे लड़ते रहें। और चाइना के साथ भी उनको पता है कि चाइना एक जियो इकोनॉमिक जियो टेक्निकल ताकत है, उसको उसके साथ किस तरीके से डील करना है। गो के मिलिट्री जो है उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं है चाइना की तरफ से, लेकिन एक कंपेटिटर है, उसको कैसे डील करना है। और डोनाल्ड ट्रंप वाजे कर चुके हैं, और उसमें आई थिंक वो यकीन करते हैं कि जंगों में जाने से अमेरिका का सिर्फ नुकसान है, किसी तरीके से डिप्लोमेसी की जाए। सही है। फाइनली सर, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों की नजरें हैं व्हाइट हाउस पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो जब आएंगे तो बड़ी तौक़्क़ात लोगों की वाबस्ता थी उनसे कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी वो कोई इंटरफेरेंस करेंगे। वो तो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी पर फिलहाल जो है वो कारबंद नजर आ रहे हैं। तो यहाँ जो लोग उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं तो उनके लिए फिलहाल मायूसी ही जो है वो नजर आ रही है। देखिए, मैं नहीं समझता कि जो है किसी को जो है इस किस्म की तवक्को रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो प्रायोरिटी में कहाँ पर है, वो बहुत नीचे है। कितनी दफा जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो अपना क्लोज एसोसिएट्स हैं, वो कितनी दफा पाकिस्तान का जिक्र आता होगा। खुद ही अंदाजा लगा लें, जहां इतनी बड़ी बड़े मसले हैं उसमें पाकिस्तान की बारी कब आएगी। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये हमारे यहाँ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि जी अमेरिका की तरफ से कोई इशारा आता है या क्या होता है तो तब्दीली आ जाती है, जो है वो कभी इस फैक्शन के साथ मिल जाते हैं, कभी उस फैक्शन के साथ मिल जाते हैं। कोई भी बैरूनी ताकत किसी मुल्क के अंदर अंदरूनी मुदाखलत करे तो क्यों करे, उसमें उनका क्या फायदा है? कोई फायदा होगा तो करेंगे। यहाँ तो कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात हैं तो अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक तरह से भेड़ों के छत्ते में हाथ देने वाली बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमरान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की माहिर आलमी अमूर डॉक्टर कमरान बुखारी की, जिनके बकौल जो लोग पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नजरें लगाए बैठे हैं कि वहां से कोई रिस्पॉन्स आएगा, तो फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज की शो में इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।